हर सुबह जब हम उठते हैं तो ऐसा लगता है ना कि दिन हम पर हावी हो जाता है। ईमेल, नोटिफिकेशंस, करने वाले कामों की लिस्ट। ऐसा लगता है कि हम बस प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर दिन का पहला घंटा ही वो चाबी हो जिससे हम ना सिर्फ अपने दिन को बल्कि अपने दिमाग को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यही आज का हमारा टॉपिक है। आज की हमारी चर्चा इसी शक्तिशाली विचार पर है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो दो बहुत ही अलग लेकिन गहराई से जुड़े हुए नजरिए पेश करते हैं। एक हमें सुबह की एक परफेक्ट दिनचर्या के पीछे के न्यूरो साइंस में ले जाता है और दूसरा एक बहुत ही दिलचस्प रूपक देता है कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर है और हम इसके सॉफ्टवेयर को हैक करना सीख सकते हैं। और आज का हमारा मिशन इन दोनों विचारों को एक साथ बुनना है। क्या सुबह की आदतें सिर्फ अच्छी आदतें हैं या ये हमारे दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को हर रोज रीप्रोग्राम करने का एक मौका है? अच्छा, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये व्यवहारिक कदम हमारे दिमाग के सोर्स कोड को कैसे बदल सकते हैं। ये सिर्फ एक बेहतर दिन बिताने के बारे में नहीं है। नहीं, ये अपने दिमाग का एडमिन एक्सेस हासिल करने के बारे में है। चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हमारा दिन शुरू होता है। अलार्म बजता है और एकदम से झटका लगता है। एक स्रोत बताता है कि ज्यादातर लोग अलार्म की तेज आवाज से सीधे बीटा ब्रेन वेव अवस्था में जागते हैं। हाँ, जो कि एक बहुत ही हाई अलर्ट स्ट्रेस वाली अवस्था है। समस्या समाधान वाली। मतलब दिमाग सीधे ऑफिस की मीटिंग वाले मोड में चला जाता है। बिल्कुल, ये तो ऐसा हुआ जैसे आपने एक रुकी हुई कार को सीधे 5वें गियर में डाल दिया। हाँ, इंजन पर कितना जोर पड़ेगा सोचिए। ये एक तरह का न्यूरोलॉजिकल शॉक है। तो होना क्या चाहिए? देखिए, हमारे स्रोत मस्तिष्क की 4 मुख्य तरंगों का जिक्र करते हैं। गहरी नींद में हम डेल्टा में होते हैं। ठीक है। जब हम जागने वाले होते हैं या हल्की नींद में तो हम थीटा में होते हैं। ओके। जब हम शांत और रिलैक्स्ड होते हैं आंखें बंद करके तो हम अल्फा में होते हैं। और जब हम पूरी तरह जागे हुए सतर्क होते हैं वो है बीटा। अच्छा। आदर्श स्थिति में ये बदलाव धीरे धीरे होना चाहिए। डेल्टा से थीटा, फिर अल्फा और फिर जाकर बीटा। पर अलार्म और फोन नोटिफिकेशंस? वो हमें सीधे डेल्टा से बीटा में फेंक देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बीच की दो जरूरी अवस्थाओं थीटा और अल्फा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। क्या वो इतनी महत्वपूर्ण है? वो सबसे महत्वपूर्ण है। जागने के ठीक बाद की वो थीटा और अल्फा अवस्था, वो एक जादुई खिड़की की तरह है। जादुई खिड़की? हाँ, इस अवस्था में हमारा लॉजिकल ब्रेन थोड़ा पीछे हट जाता है और हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, बहुत ज्यादा एक्टिव और सुझावों के प्रति खुला होता है। मतलब एक उपजाऊ जमीन की तरह। बिल्कुल, बिल्कुल सही। आप जो भी बीज बोएंगे वो आसानी से उग जाएगा। विजुअलाइजेशन, नए विचार, सकारात्मक सुझाव, इन सब के लिए ये दिन का सबसे शक्तिशाली समय है। और हम इसे स्क्रॉल करने में बर्बाद कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर हमारा दिमाग सुबह इतना प्रोग्राम करने लायक होता है तो सवाल ये है कि इस गोल्डन आवर का सही इस्तेमाल करें कैसे? अच्छी बात यह है कि एक स्रोत इसके लिए एक पूरा ढांचा देता है। हाँ, मूवर्स टेक्निक। हाँ, और ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल किट है। MOVERS। M का मतलब है मेडिटेशन, ध्यान। बस कुछ मिनटों के लिए शांति से बैठना, सिस्टम को शांत करने और रीबूट करने जैसा है। और O है ऑक्सीजनेशन, यानी सांस लेने का व्यायाम। कुछ गहरी सांसें लेना, ये तुरंत हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है और दिमाग को साफ ऑक्सीजन पहुंचाता है। ध्यान और गहरी सांसें, ये दोनों तो मन को शांत करने के लिए हो गए, सिस्टम को स्थिर करने के लिए। लेकिन लिस्ट में अगला अक्षर V है, विजुअलाइजेशन। ये तो कुछ अलग लगता है। ये शांत होने के बारे में नहीं बल्कि कुछ बनाने के बारे में है। बहुत अच्छा सवाल है। अगर ध्यान और सांस लेना सिस्टम को डिफ्रैग करने जैसा है तो विजुअलाइजेशन नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जैसा है। अच्छा। इसमें आप सक्रिय रूप से उस भविष्य की कल्पना करते हैं जो आप चाहते हैं। अपने दिमाग में एक फिल्म चला रहे होते हैं जिसमें आप हीरो हैं। और जैसा आपने कहा, सुबह सुबह हमारा अवचेतन मन बहुत खुला होता है। बिल्कुल। जब हम कल्पना करते हैं तो हम सीधे अपने अवचेतन मन को निर्देश दे रहे होते हैं। ठीक है, MOV हो गया। अब E पर आते हैं, एक्सरसाइज। स्रोत कहता है कि सुबह की धूप में बस 5 मिनट की सैर भी काफी है। हाँ, ये सिर्फ शरीर को जगाने के लिए तो नहीं होगा, इसका हमारे दिमाग से कोई गहरा संबंध है ना? बिल्कुल।
हमारे दिमाग के ठीक बीच में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस कहते हैं। सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, थोड़ा मुश्किल नाम में। हाँ, थोड़ा मुश्किल है, पर आप इसे हमारे शरीर की मास्टर क्लॉक समझ सकती है। मास्टर क्लॉक। जब सुबह सूरज की रोशनी हमारी आंखों के जरिए इस हिस्से तक पहुंचती है तो यह उस घड़ी को सेट कर देती है। अच्छा। यह हमारे शरीर को संकेत देता है कि अब दिन हो गया है, जागो। ये हमारी बॉडी क्लॉक सर्केडियन रिदम को सेट करता है। तो सुबह की धूप सिर्फ विटामिन डी के लिए नहीं है, ये हमारे दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सेट टाइम एंड डेट कमांड की तरह है। क्या बात है, बिल्कुल सही रूपक है। और आखिर में आर और एस है, रीडिंग और स्क्राइबिंग। पढ़ना और लिखना। हाँ, आर यानी रीडिंग का मतलब है कुछ ऐसा पढ़ना जो आपको प्रेरित करे, सोशल मीडिया या तनावपूर्ण खबरें नहीं। दिमाग के लिए अच्छा भोजन। बिल्कुल। और एस यानी स्क्राइबिंग या लिखना, शायद सबसे दिलचस्प है। इसमें आप उन सभी चिंताओं, डर और नकारात्मक विचारों को कागज पर उतारते हैं। एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा संदेह है। क्या नकारात्मक चीजों के बारे में लिखने से हम उन पर और ज्यादा ध्यान नहीं देते? ये उल्टा असर नहीं कर सकता? यह एक बहुत ही आम चिंता है, पर रिसर्च कुछ और ही दिखाती है। अच्छा। जब हम इन विचारों को अपने दिमाग में रखते हैं तो वे एक लूप में घूमते रहते हैं और हमारी मानसिक ऊर्जा बर्बाद करते हैं। उन्हें लिखने का काम उन्हें एक ठोस रूप देता है। मतलब हम उन्हें अपने सिस्टम से बाहर निकाल रहे हैं। हाँ, यह आपके दिमाग को बताता है, मैंने इस समस्या को देख लिया है, इसे दर्ज कर लिया है, अब मुझे इस पर लगातार चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह हमारे दिमाग की रैम को साफ करने जैसा है। मन का बोझ हल्का करना। वही एक मनोवैज्ञानिक कैथारसिस। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं लगता। सुबह किसके पास इतना समय होता है? ध्यान, व्यायाम, विजुअलाइजेशन, पढ़ना और लिखना, ये सब। और ये एक बहुत ही जायज बात है। स्रोतों का मतलब ये नहीं है कि आपको हर रोज ये पूरी चेकलिस्ट पूरी करनी है। अच्छा, इसे एक मेन्यू की तरह देखिए, बुफे की तरह नहीं। मतलब अपनी जरूरत के हिसाब से चुने। हाँ, किसी दिन आपके पास सिर्फ 5 मिनट हो तो आप बस कुछ गहरी सांसें ले सकते हैं। किसी और दिन जब 20 मिनट हो तो थोड़ा व्यायाम और विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो मुद्दा हर चीज करने का नहीं है, मुद्दा इरादे का है। एग्जैक्टली। मुद्दा ये है कि आप अपने दिन के पहले कुछ मिनट बाहरी दुनिया को देने के बजाय अपने आंतरिक दुनिया को दें। ये इरादे वाली बात मुझे दूसरे स्रोत के मुख्य विचार पर लाती है, जो कि बिल्कुल दिमाग हिला देने वाला है। कि हमारा दिमाग हार्डवेयर है और हमारा मन उस पर चलने वाला सॉफ्टवेयर है। इसका असल में क्या मतलब है? एक रूपक के तौर पर सोचिए, हमारा दिमाग जन्म के समय एक शक्तिशाली कंप्यूटर की तरह आता है, लेकिन उसका ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग खाली होता है। ठीक है। फिर हमारे जीवन के पहले 7 सालों में हमारे माता पिता, शिक्षक, समाज, वे सब इस पर प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देते हैं। वो हमें बताते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है, हम कौन हैं, हमारी सीमाएं क्या हैं। तुम गणित में कमजोर हो, अच्छी लड़कियां ज्यादा नहीं बोलती, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। ये सब कोड की पंक्तियां हैं। हाँ, जो हमारे अवचेतन ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल हो जाती हैं। और हम बड़े होकर भी उसी पुराने आउटडेटेड सॉफ्टवेयर पर चलते रहते हैं। बिल्कुल। और उस कोड का ज्यादातर हिस्सा हमने नहीं लिखा होता। जब कोई कहता है मैं कभी पब्लिक में नहीं बोल सकता, तो ये एक तथ्य नहीं है, ये एक प्रोग्राम है जो चल रहा है। तो अगर ये सब सच है, तो यहाँ पर मूवर्स जैसी तकनीक का क्या काम है? क्या ये उस पुराने कोड को मिटाने का तरीका है? हाँ। मुझे विजुअलाइजेशन वाले हिस्से पर वापस आना है। एक स्रोत में पियानो वादकों के एक अध्ययन का जिक्र है। ये अविश्वसनीय लगता है। क्या सिर्फ पियानो बजाने के बारे में सोचने से आपका दिमाग उतना ही बदल सकता है जितना कि असल में उसे बजाने से? ये लगता जरूर है, लेकिन ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक सिद्ध सिद्धांत है। हमारे दिमाग में एक नियम काम करता है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जो न्यूरॉन्स एक साथ सक्रिय होते हैं, उनके बीच का संबंध मजबूत होता जाता है। बिल्कुल। जब आप अपनी कल्पना में बहुत स्पष्ट रूप से पियानो बजाते हैं तो आपके दिमाग में वही न्यूरल सर्किट सक्रिय होते हैं जो असल में बजाते समय होते हैं। क्योंकि दिमाग एक गहरी कल्पना और एक वास्तविक अनुभव के बीच फर्क नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा नहीं कर सकता। तो हाँ, उस अध्ययन में जिन लोगों ने सिर्फ मानसिक अभ्यास किया, उनके दिमाग के मोटर कॉर्टेक्स में उतनी ही वृद्धि देखी गई जितनी उन लोगों में जो शारीरिक रूप से अभ्यास कर रहे थे। ये तो कमाल की बात है। इसीलिए दूसरा स्रोत विजुअलाइजेशन को अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग भाषा कहता है। हाँ। पर ये प्रोग्रामिंग भाषा वाली बात, क्या हमारा अवचेतन मन सच में इतना मशीनी है? मशीनी शायद सही शब्द नहीं है, लेकिन तार्किक नहीं जरूर है। हमारा अवचेतन मन तर्क या तथ्यों को नहीं समझता, वो भावनाओं और छवियों की भाषा समझता है।
अच्छा। अगर आप अपने अवचेतन को ये समझाने की कोशिश करें कि मुझे अमीर बनना है, तो उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे एक अमीर व्यक्ति होने की छवि और भावना दिखाते हैं, वो आजादी की भावना। हाँ, तो वह उस संदेश को तुरंत समझ जाता है। इसीलिए विजुअलाइजेशन इतना शक्तिशाली है। आप एक नया प्रोग्राम चला रहे होते, तो अगर एक अच्छी सुबह की दिनचर्या अच्छा कोड लिखने के बारे में है, तो वो सबसे आम बग या वायरस क्या है जिसे लोग हर सुबह अपने सिस्टम में डाल लेते हैं? हम सब जानते हैं, फोन। हमारा फोन। एक स्रोत इसे न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखता है। आप अपने दिमाग को डेल्टा से सीधे बीटा में धकेलते हैं, अपने शरीर में कॉर्टिसोल भरते हैं और दिन शुरू होने से पहले ही थक जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन दूसरा स्रोत इसे एक और भी गहरे स्तर पर देखता है। सुबह उठते ही फोन उठाना ऐसा है जैसे आप अपने दिमाग के दरवाजे खोलकर दुनिया के हर प्रोग्रामर को बुला रहे हैं और कह रहे हैं, आओ और मेरे दिमाग में अपना कोड इंस्टॉल कर दो। मतलब विज्ञापन, समाचार, सोशल मीडिया, वे सब अपना एजेंडा हमारे दिमाग में डाल रहे हैं। हाँ, वे सभी आपके ध्यान, आपकी भावनाओं के लिए होड़ कर रहे हैं। आपका दिन आपके इरादों से शुरू नहीं होता, वो दूसरों के एजेंडे से शुरू होता है। स्रोत मस्तिष्क के दो हिस्सों में फर्क बताता है। लिम्बिक सिस्टम, जो हमारा भावनात्मक हिस्सा है, और फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारा तार्किक सीईओ हिस्सा है। और फोन उठाते ही लिम्बिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है। हाँ, और हम प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं। जबकि मूवर्स जैसी दिनचर्या हमारे फ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करती है, हमें दिन का एडमिन बनाती है, न कि सिर्फ एक यूजर। इसी सिलसिले में एक दिलचस्प हैक का भी जिक्र था, पिलो टॉक पावर। हाँ, यानी सोने से ठीक पहले अपने दिमाग को ये बताना कि उसे किस समय जागना है। ये थोड़ा अजीब लगता है, ये कैसे काम कर सकता है? ये प्राइमिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। आप सोने से ठीक पहले जब आप फिर से उस प्रभावशाली थीटा अवस्था में जा रहे होते हैं, तो आप अपने अवचेतन को एक स्पष्ट निर्देश दे रहे होते हैं। और हमारा शरीर हमारी सोच को सुनता है। बिल्कुल। स्रोत इसे साइको न्यूरो इम्यूनो एंडोक्रिनोलॉजी के व्यापक विचार से जोड़ता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत भारी शब्द है। सुनने में बहुत मुश्किल लगता है, पर अगर इसे तोड़ें तो बहुत आसान है। साइको यानी हमारी सोच, न्यूरो यानी हमारा दिमाग, इम्यूनो यानी हमारा इम्यून सिस्टम, और एंडोक्रिनोलॉजी यानी हमारे हार्मोन्स। तो ये विज्ञान बस ये कहता है कि हमारी सोच इन सब चीजों को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। हाँ, ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये हार्ड साइंस है। जब आप सोने से पहले कोई इरादा तय करते हैं, तो आप अपने मन का इस्तेमाल अपने नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स और आंतरिक घड़ी को सीधे निर्देश देने के लिए कर रहे होते हैं। तो अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ जोड़ें, तो इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ सुबह जल्दी उठने के बारे में नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये इस विचार के बारे में है कि दिन का पहला घंटा हमारे अपने दिमाग का एडमिन पासवर्ड हासिल करने का एक सुनहरा अवसर है। बिल्कुल, वो समय है जब हम तय कर सकते हैं कि आज कौन सा सॉफ्टवेयर चलेगा। क्या डर का पुराना प्रोग्राम चलेगा या आत्मविश्वास का नया प्रोग्राम? स्रोत हमें सिर्फ करने वाले कामों की एक सूची नहीं देते। नहीं, वे हमें एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। अपने नकारात्मक विचारों को बग्स के रूप में देखना, जिन्हें ठीक किया जा सकता है। अपनी बुरी आदतों को लूप्स के रूप में देखना, जिन्हें तोड़ा जा सकता है। और विजुअलाइजेशन को नया कोड लिखने के एक तरीके के रूप में देखना। ये सब हमारे भविष्य को प्रोग्राम करने के बारे में है। लेकिन एक स्रोत में एक आखिरी विचार है जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, कि हम न सिर्फ अपने भविष्य को बल्कि अपने अतीत को भी फिर से लिख सकते हैं। ये कैसे संभव है? अतीत तो हो चुका है, वो पत्थर की लकीर है ना? ऐसा लगता है, लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और कहता है। हमारी यादें किसी हार्ड ड्राइव में सेव की गई फाइलों की तरह नहीं होती। तो फिर कैसी होती है? वे ज्यादातर एक विकिपीडिया पेज की तरह होती हैं। हर बार जब हम किसी स्मृति को याद करते हैं, तो हमारा दिमाग उसे फिर से बनाता है और इस प्रक्रिया में उसे थोड़ा बदल देता है। एक मिनट, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम जानबूझकर अपनी यादों से जुड़ी भावनाओं को बदल सकते हैं? ये तो एक सुपर पावर जैसा है। तथ्यों को नहीं, लेकिन उस कहानी से जुड़ी भावनाओं और कोड को जरूर बदला जा सकता है। कोई उदाहरण? मान लीजिए आपके बचपन की कोई याद है जिसमें आपको मंच पर शर्मिंदगी महसूस हुई थी। उस याद के साथ मैं पब्लिक में बोलने के लायक नहीं हूं का कोड जुड़ गया। हाँ, हर बार जब आप उस याद को याद करते हैं, तो आप उस शर्म को फिर से महसूस करते हैं और उस कोड को और मजबूत करते हैं।
सही बात है। लेकिन आप सचेत रूप से उस याद को एक अलग नजरिए से याद करने का अभ्यास कर सकते हैं, शायद खुद के उस बच्चे के प्रति करुणा के साथ। अच्छा। धीरे धीरे आप उस स्मृति से जुड़ी भावनात्मक चार्ज को कम कर सकते हैं। आप उस पुराने बग वाले कोड को एक नए, ज्यादा सशक्त कोड से बदल सकते हैं। ये अपने ही अतीत की कहानी को फिर से एडिट करने जैसा है। बिल्कुल। मतलब हम सिर्फ अपने भविष्य के प्रोग्रामर ही नहीं, हम अपनी कहानी के संपादक भी बन सकते हैं। ये सिर्फ अपने दिन को नियंत्रित करने से शुरू होता है और हमारे पूरे जीवन की कहानी को फिर से लिखने की क्षमता तक जाता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है।